हेलो ट्रेनीस, मैं फ़िरोज़ खान, प्रवक्ता जीव विज्ञान, डाइट प्रतापगढ़। जैसे कि सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट अभी तक देख चुके हैं कि उनके विज्ञान विषय में जीवों की संरचना, कोशिका और विभिन्न कोशिकाओं की बात, उसके अंदर कोशिका के अंदर उपस्थित विभिन्न कोशिकाओं की बात हो चुकी है। अब आप अपने सिलेबस के हिसाब से देखेंगे तो अगला जो टॉपिक है वो जीवों में पोषण की बात है। तो आज हम लोग जीवों में पोषण की बात करेंगे और सबसे पहले यही प्रश्न उठता है कि आखिर पोषण क्या होता है। सब अपने अपने हिसाब से बता सकते हैं, लेकिन जीव में पोषण का अर्थ हुआ कि जीव द्वारा भोजन का प्राप्त करना और उसका शरीर के वृद्धि और विकास में प्रयुक्त होना। जैसे अगर आप कहें भोजन ग्रहण करना, तो ग्रहण मेनली जंतु लोग करते हैं, तो जंतुओं तक सीमित हो जाती है। तो इसलिए आप बेटर है कहेंगे कि जीवों द्वारा भोजन प्राप्त करना। इसको कहा जाता है प्रॉपर में इंग्लिश में प्रोक्योरिंग ऑफ फूड बाय लिविंग बीइंग एंड देयर यूटिलाइजेशन इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो जीवों द्वारा भोजन प्राप्त करें और उसका केवल भोजन प्राप्त हो जाए, शरीर में आ जाए, उससे पोषण नहीं हो जाएगा। जब तक कि उसका पाचन और शोषण और शरीर की वृद्धि और विकास में ना हो, तब प्रयोग नहीं हो रहा है, तब तक उसका पोषण का वास्तविक अर्थ नहीं, कुछ भी नहीं रहेगा। तो पोषण का सेंस होगा कि भोजन प्राप्त करना और उसका शरीर की वृद्धि और विकास में प्रयुक्त होना। जंतुओं में वृद्धि और विकास में कब प्रयोग होगा? जब उसका पाचन हो जाएगा और शोषण हो जाएगा और सौंगीकरण के उपरांत शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंच जाएगा, तब उसको आप पूर्ण रूप से पाचन कहेंगे और पोषण हो जाना कहेंगे। अब सभी जंतुओं के अगर रेफरेंस में बात किया जाए तो देखेंगे आपके जीवों में जो पोषण होता है वो दो तरीके से होता है, स्वपोषण और परपोषण। कुछ जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उन जीवों को आप स्वपोषी जीव कहते हैं और उस प्रकार से भोजन बनाने की प्रक्रिया को आप स्वपोषण कहते हैं। इसी प्रकार दूसरे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, अन्य जीवों का अर्थ आप समझ रहे हैं कि मुख्यतः पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे जीवों को आप परपोषी कहते हैं और इस प्रकार के पोषण को आप परपोषण या हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। स्वपोषण अभी आपने अपने कोर्स में देखा होगा कि प्रकाश संश्लेषण एक अलग से टॉपिक है, तो उस पर बात किया जाएगा। लेकिन जैसे स्वपोषण मुख्यतः हरे पौधों में होता है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। हरे पौधों के अतिरिक्त कुछ जीवाणु होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल सदृश संरचनाएं होती हैं, जिसकी सहायता से वो भी अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। तो उनको भी आप कुछ जीवाणुओं में भी आप देखेंगे कि स्वपोषण की प्रक्रिया होती है। और इन्हीं हरे पौधे जो भोजन बनाते हैं, इसी भोजन पर अन्य समस्त जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं और इस तरह के न्यूट्रिशन को आप परपोषण या हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। इसके अंदर समस्त जंतु, कोई भी जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता, वो पौधों पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डिपेंड रहेगा। तो समस्त जंतु होते हैं और कवक भी कोई भी आपका जो है स्वपोषी नहीं होता, वो या तो परजीवी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं या तो सहजीवी होते हैं। तो सभी कवक भी आपके परपोषी में सम्मिलित हो जाते हैं। जैसे बताया था, कुछ जीवाणु ही आपके स्वपोषी होते हैं और अधिकांश जीवाणु आपके परपोषी होते हैं। उनके अंदर क्लोरोफिल सदृश संरचनाएं नहीं होती, इसलिए जीवाणु या तो जो है परजीवी होते हैं या तो मृतोपजीवी होते हैं और या तो सहजीवी भी होते हैं। जैसे आपका राइजोबियम वगैरह होता है, वो लेगुमिनस पौधों के जो है जड़ों में रहता है, तो वहाँ सहजीविता दिखाता है। अब सिलेबस के हिसाब से बात करें तो पहले जंतुओं में पोषण की बात है, तो हम सबसे पहले जंतुओं में पोषण की बात करेंगे। जैसे जंतु देखेंगे तो आप वो सब क्या हैं? परपोषी हैं, दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं। तो परपोषी जो पोषण होता है उसमें आप देखेंगे मुख्यतः 5 चरण होता है। परपोषण के चरण, स्टेप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसमें मेनली 5 चरण होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? जीव भोजन ग्रहण करेगा।
इसको हम कहते हैं इंजेशन ऑफ फूड, भोजन का ग्रहण करना। भोजन ग्रहण करने के बाद उसका क्या होना है? पाचन। जिसको आप डाइजेशन कहते हैं। पाचन के उपरांत भोजन का क्या होगा? अवशोषण। यानी एब्जॉर्प्शन। फिर ये जो भोजन अवशोषित हो जाएगा वो रक्त की सहायता से हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचेगा, जिसको आप कहते हैं स्वांगीकरण। एसिमिलेशन। और फाइनली अगर जीव के शरीर में अपचित भोजन रह जाता है तो अपचित भोजन शरीर से बाहर निकलता है, उसे कहते हैं आप बहिक्षेपण। या ईजेशन। इंजेशन और ईजेशन दोनों अलग चीजें हैं। तो जंतु में पोषण की बात आती है तो सबसे पहले जंतु, जैसे कि आपको पता है को परपोषी होते हैं, तो अपने भोजन को ग्रहण करेंगे। विभिन्न जंतु अलग अलग माध्यमों से भोजन को ग्रहण करते हैं। मनुष्य में अगर बात किया जाए तो मनुष्य में भोजन ग्रहण की प्रक्रिया बहुत साधारण सी है। मनुष्य अपने भोजन को दोनों ही तरल और ठोस दोनों ही अवस्थाओं में ग्रहण करता है। अपने हाथों की सहायता सीधे अपने मुख में ग्रहण करता है। यानी कि मनुष्य भोजन को तरल अवस्था में भी ग्रहण कर सकता है और ठोस अवस्था में भी ग्रहण कर लेता है। अगर तरल अवस्था में भोजन ग्रहण किया जाता है तो उसे हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। और अगर ठोस अवस्था में भोजन ग्रहण किया जाता है तो उसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। तो मनुष्य ठोस अथवा तरल दोनों अवस्थाओं में अपने भोजन को ग्रहण करता है और सीधे अपने हाथों की सहायता से अपने मुख में भोजन ग्रहण कर लेता है। मानव में भोजन ग्रहण की प्रक्रिया बहुत सरल है। लेकिन कुछ जंतु, जैसे आप देखेंगे कि कॉकरोच हो गया, तो कॉकरोच में मैंडिबल्स होते हैं, मैग्जिली होती हैं, जिसकी सहायता से भोजन को पकड़ता है, तोड़ता है, फिर खाता है। वहाँ एक अलग सिस्टम होता है। लेकिन मानव में भोजन ग्रहण की प्रक्रिया बहुत सरल होती है और ठोस और तरल दोनों अवस्थाओं में होता है। ठोस अवस्थाओं में भोजन ग्रहण करने को फाइगोसाइटोसिस और तरल अवस्था में भोजन ग्रहण करने को पिनोसाइटोसिस कहा जाता है। अब भोजन ग्रहण करने के बाद अगला स्टेप प्रारंभ हो जाता है पाचन। पाचन और पोषण को लोग कंफ्यूज करते हैं थोड़ा सा। पोषण क्या बताया आपको कि जीवों द्वारा भोजन प्राप्त करना और उसके शरीर के वृद्धि और विकास में प्रयुक्त होना, यानी फूड के आने से लेके फाइनल यूज होने तक की पूरे स्टेप को आप पोषण कहते हैं। लेकिन पाचन उसी पोषण का एक स्टेप है। पाचन पहली बात तो केवल जंतुओं में होता है, वनस्पतियों या हरे पौधों में नहीं होना है, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज आपका सरल रूप होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फूड होता है, उससे सरल अवस्था में बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि जंतु अपने भोजन को जटिल अवस्था में ग्रहण करता है। कार्बोहाइड्रेट है तो पॉलीसेकेराइड के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड्स को हम प्रोटीन के रूप में ग्रहण करते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को हम वसाओं के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से हम जटिल रूप में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड को इंटेक करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हमारे बॉडी में यूज़ नहीं हो सकता। इस जो भोजन ग्रहण किया है उसका बॉडी में यूज़ यानी यूटिलाइजेशन तभी हो पाएगा जब वो सिंपल फॉर्म में आ जाए और इतने सिंपल हो जाए कि हमारी आंत की भित्तियों में वो स्वतः डिफ्यूजन द्वारा चला जाए। तो अब पाचन को आप क्या कहेंगे कि जटिल भोजन का सरल एवं अवशोषण योग्य अवस्था में परिवर्तित होना। जटिल भोजन हमने जो ग्रहण किया इतना सरल हो जाए कि अवशोषण योग्य अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उसी प्रक्रिया को आप पाचन कहेंगे। अवशोषण योग्य अवस्था में होने का मतलब कितना छोटा भोजन हो जाए कि वो विसरण द्वारा यानी डिफ्यूजन द्वारा हमारी आंतों से
हमारे आंतों में उपस्थित रक्त केशिकाओं में स्वतः चला जाए, डिफ्यूज होकर चला जाए और फिर वहाँ से पूरे शरीर में जाना रहेगा उसे। इतने छोटे हो जाने का ही लेवल को आप पाचन कहते हैं। अब मानव की, जैसे आपने अभी बात किया कि पाचन क्या है, जटिल भोजन का सरल अवस्था में बदलना। तो अगर हम मानव की बात करते हैं, मानव में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मानव में पाचन की प्रक्रिया मुख से प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही हम भोजन को ग्रहण करते हैं, हमारे दांत उस भोजन को पीसकर तोड़ते हैं, छोटे रूप में बदलते हैं। इस तरह से अब भोजन हमारा छोटा होना प्रारंभ हो जाता है। इसी के साथ साथ हमारे लार ग्रंथियाँ जो होती हैं, वो हमारे भोजन में मिलकर भोजन को लसलसा यानी स्लिपरी बनाने के साथ साथ उसमें उपस्थित एमाइलेज एंजाइम, जिसको हम पहले टाइलिन भी कहते थे, वो मंड यानी कि स्टार्च के साथ रिएक्ट करके उसको माल्टोस शर्करा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। तो इस तरह से पाचन की प्रक्रिया आपके मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। जैसे आपने बोला कि पाचन जटिल भोजन का सरल रूप में परिवर्तित होना कहलाएगा, और ये जटिल भोजन का सरल रूप में परिवर्तित होना हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जा रहा है और फाइनली पाचन हमारे आंत में जाके पूरा होता है। यानी हमारा पाचन मुख से प्रारंभ होकर आंत में कंप्लीट होता है। और मुख में पाचन के लिए हमारे दो चीज़ें सहायक होती है। एक हमारे दांत है जो हमारे भोजन को टुकड़े छोटे पीस में तोड़ देते हैं, साथ साथ हमारे लार ग्रंथियों, जो हमारी 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं, उनसे स्रावित लार भोजन को लसलसा, फिसलनदार और साथ साथ भोजन में उपस्थित मंड यानी स्टार्च को माल्टोस शर्करा में परिवर्तित कर देता है। तो इस तरह से आपका भोजन मुख से फाइनली ग्रास नली की सहायता से आपकी ग्रास नली की सहायता से आपकी आमाशय में, स्टमक में पहुंच जाता है। एक बात आपको यहाँ और बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मानव में पाचन के लिए एक लंबी आहार नाल है और इस आहार नाल की लंबाई लगभग 9 मीटर के आसपास होती है। 9 मीटर आपको याद रखना बहुत आसान है। जैसे देख रहे हैं, हमारे मुंह से हमारी ग्रास नली करीब 20-25 सेंटीमीटर की लंबाई की होती है। तो अब एक बात और आपको समझ में आ रही होगी कि जैसे आहार नाल की हमारी लंबाई मनुष्य की लंबाई के हिसाब से थोड़ा छोटी या बड़ी हो सकती है। अब आहार नाल की लंबाई ग्रास नली की लंबाई 20-25 सेंटीमीटर होती है और फिर उसी से जुड़ा हुआ आमाशय करीब 20 सेंटीमीटर होता है। तो ये आपका लगभग आधा मीटर के आसपास ये लेंथ हो गई। और छोटी आंत, जिसे आप छोटी आंत कहते हैं, वास्तव में सबसे लंबा आपके बॉडी का ऑर्गन है लंबा। तो सबसे लंबा बॉडी का ऑर्गन है, उसकी लंबाई करीब 6 मीटर होती है, लेकिन चूंकि उसका व्यास कम होता है इसलिए स्थान कम घेरती है, इसलिए उसको छोटी आंत कहते हैं। तो छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर होती है और फिर उसी से आगे बड़ी आंत यानी बृहद आंत जो होती है आपकी, उसकी लंबाई करीब 2.5 मीटर के आसपास होती है। उसका व्यास अधिक होता है इसलिए ज़्यादा जगह घेरे रहती है, इसलिए आप उसे बड़ी आंत कहते हो। वैसे बड़ी आंत से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, बड़ी कह रहे हैं, लंबी नहीं कह रहे हैं। तो इस तरह से छोटी आंत स्थान कम घेरता है लेकिन सर्वाधिक लंबी होती है, और बड़ी आंत चौड़ाई में ज़्यादा होती है, स्थान कम घेरता है और लगभग 2.5 मीटर की होती है। इस तरह से आपकी कुल यानी 6 और 2.5 आपका 7.5, इधर एक आमाशय तक आपका जो है आधा मीटर, 8-9 मीटर के आसपास आपके आहार नाल की कुल लंबाई होती है। अब पाचन की बात हुई, तो पाचन जैसे हमने बात किया कि पाचन हमारे मुख से प्रारंभ हो गया और भोजन थोड़ा सा सरल होने के बाद मुख से हमारे आमाशय में पहुंच जाता है। लेकिन एक बात आपको इसी के साथ और आगे बढ़ने से पहले पता हो जाना चाहिए कि पाचन हमारा 2 तरह का होता है, अंतःकोश की पाचन और बाह्यकोश की पाचन। अंतःकोश की पाचन नाम से ही क्लियर हो रहा है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन की विद इन द सेल, कोशिका के अंदर जो पाचन होगा उस पाचन को आप अंतःकोश की पाचन कहेंगे। जैसे आपको अमीबा का एग्जाम्पल याद है। अमीबा आप देखते हैं कि अमीबा के अंदर भोजन आया, यूग्लिना के अंदर भोजन आया, पैरामीशियम के अंदर भोजन आया। तो भोजन शरीर के अंदर आने के बाद जैसे ही वो प्रवेश करता है, उसका जो है उसके चारों ओर कला निर्मित हो जाती है और भोजन और उसके चारों तरफ जो कला निर्मित हो जाती है, इसको मिला के पूरी संरचना को आप खाद्य धानी या फूड वैक्यूल कहने लगते हैं। इसी खाद्य धानी के अंदर एक कोश की जीव होते हैं, इनके अंदर अलग से कोई जो है पाचन ग्रंथियाँ नहीं होती, लेकिन पाचक एंजाइम रहते हैं।
तो पाचक एंजाइम जो आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं माइलेज, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले प्रोटीएज और वसा को डाइजेस्ट करने वाले लाइपेज एंजाइम इसी खाद्य धानी यानी फूड वैक्यूल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और इसी के अंदर भोजन, जटिल भोजन को सरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं और इसके उपरांत भोजन का कंप्लीट पाचन करते हैं और एक खाद्य धानी पूरे साइटोप्लाज्म में जीव द्रव्य में घूमती रहती है, जिसे हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं। उसके थ्रू जहाँ जहाँ भोजन कमी होती है वहाँ विसरण द्वारा वहाँ फैल जाता है भोजन और फाइनली अपचित भोजन किसी एक सरफेस से निकल जाता है। तो इस तरह से कोशिका का पाचन, भोजन का पाचन एक ही कोशिका के अंदर हो रहा है। ऐसे पाचन को आप अंतःकोशिकीय पाचन कहते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। लेकिन मानव में थोड़ा आपको अलग लगेगा, लेकिन वास्तव में हमारे पाचन को बाह्य कोशिकीय पाचन यानी एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पाचन कोशिकाओं के अंदर जाके नहीं होता, बल्कि आहार नाल में जो बीच में खाली जगह होता है, स्पेस होता है, उस स्पेस में, उस खाली जगह में हमारे भोजन का पाचन होता है। उसी खाली जगह में आंत की दीवारों से पाचक एंजाइम निकल कर आते हैं, उस पर क्रिया करते हैं। उसी खाली जगह के अंदर आपका भोजन आगे बढ़ता रहता है पाचन होने और अवशोषण होने के लिए। इस तरह से हमारे पाचन को उच्च श्रेणी की जंतु है जहाँ आहार नाल होती है, आहार नाल के अंदर पाचन आपका वायु कोशिकीय पाचन होता है। आपका एक फाइलम होता है सिलेंटेटा संघ का जंतु जो होते हैं, आपको याद होगा सिलेंट्रॉन कैविटी होती है इसलिए उनका नाम सिलेंटेटा होता है। तो सिलेंटेटा संघ के जीव जैसे हाइड्रा आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो उन्हीं में केवल वही एक समूह फाइलम है आपका जिसके अंदर अंतःकोशिकीय और वायु कोशिकीय दोनों प्रकार का पाचन होता है। जब भोजन आपका जो है सिलेंट्रॉन कैविटी में आती है तो वहाँ थोड़ा सा पाचन होता है, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता, लेकिन कुछ स्टेप तक डाइजेशन होता है और फाइनली छोटे भोजन जो टूट जाते हैं उसके बाद वो कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करके फिर फाइनली कोशिका के अंदर पाचन करते हैं। तो सिलेंटेटा फाइलम ऐसा फाइलम है जहाँ दोनों प्रकार का वायु कोशिकीय और अंतःकोशिकीय दोनों पाचन होता है। इसके आगे देखेंगे, आगे प्लेटिहेलमिन्थेस, प्लेटिहेलमिन्थेस में तो अधिकांश परजीवी होते हैं और एस्केलमिन्थेस में भी परजीवी होते हैं, लेकिन एनलेडा वगैरह से देखेंगे, केचुए वगैरह से पूरा आहार नाल विकसित हो जाती है। उसी आहार नाल के अंदर भोजन पचता है, तो आहार नाल में चल रहा है, उस खाली जगह में भोजन पच रहा है। ऐसे पाचन को आप वायु कोशिकीय पाचन कहेंगे। यहाँ तक कि मनुष्यों में भी ऐसा ही वायु कोशिकीय पाचन होता है। उसी खाली जगह में हमारा भोजन पच के आगे बढ़ता रहता है, कोशिकाओं के अंदर नहीं प्रवेश करता। जब कंप्लीट पाचन हो जाता है तो अवशोषण की प्रक्रिया में बाद में आपकी रक्त में वो विस्तृत होकर जाता है। तो मानव में जो पाचन हो रहा है आहार नाल के अंदर होता है, लेकिन आहार नाल की खाली जगह में हो रहा है, इसलिए उसके पाचन को आप वायु कोशिकीय पाचन, एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन कहेंगे। पाचन की प्रक्रिया में जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि पाचन जो है आमाशय में जाने के बाद, एक बात आपको और बताया कि जैसे हमारे मुख में हमारे केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, तो आमाशय में जाने के बाद आपके भोजन का प्रोटीन का और वसा का पाचन होता है। आमाशय एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे कि आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को पाचन करने वाले एंजाइम नहीं निकलते। तो आमाशय में भोजन जो, जैसे एक बात आपसे मिस कर गई, जैसे मुंह में जो भोजन को चबाते हैं और दांत से उसको हम तोड़ते हैं और लार के मिलने के बाद उस भोजन को आप बोलस कहते हो। इस तरह से भोजन जब आमाशय में पहुंच जाता है तो आमाशय में भोजन के पहुंचने के उपरांत जब उसमें आमाशय की भित्तियों में क्रमाकुंचन गतियाँ होती हैं, साथ साथ पाचक एंजाइम की क्रियाएँ होती हैं, तो भोजन और सरल रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे लगभग पेस्ट जो हम ब्रश करने के लिए यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट, उसके जैसे हो जाता है, गाढ़ा और लेकिन फिर भी फाइन, उस रूप में हो जाता है। उस पेस्ट लाइक रूप को भोजन के हम कहते हैं काइम। अब काइम आपका काफ़ी सरल हो गया और यही काइम आपके आमाशय से छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत में जैसे आपको पता है कि 3 भाग होता है, ग्रहणी, क्षुद्रांत, मध्यांत, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ग्रहणी में जो आपके सी के आकार का होता है, वहाँ पर आप देखेंगे कि पित्ताशय से पित्त रस आता है और साथ साथ अग्न्याशय से अग्नाशयिक रस आता है। ये दोनों रस आके और पाचक एंजाइम इसमें सम्मिलित होते हैं, जो कि वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सभी प्रकार के भोजन का पाचन कर देते हैं। और साथ साथ ग्रहणी से फिर आपका भोजन क्षुद्रांत और मध्यांत, छोटी आंत के जो अगले भाग हैं यानी कि जेजुनम और इलियम में प्रवेश करता है। वहाँ पे भी विभिन्न एंजाइमों का समूह, जिन्हें हम सक्कस एंड्रिकस कहते हैं, वो एंजाइम जिसमें सुक्रेज, लाइपेज, माल्टेज, लाइपेज, न्यूक्लियस,
ये सारे एंजाइम रहते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, ये सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों का फाइनल पाचन कर देते हैं। और वहीं छोटी आंत के इसी जिजुनम और इलियम वाले भाग में जैसे ही भोजन आपका पच जाता है वहीं पर उसका अवशोषण भी प्रारंभ हो जाता है। तो अगला प्रश्न होता है कि अवशोषण क्या हुआ। तो जैसे बताया आपको कि जटिल भोजन का सरल एवं अवशोषण योग्य अवस्था में परिवर्तित होना। तो अवशोषण क्या होता है, कितना सरल हो जाए कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, भोजन के अणु हैं, वो आपके अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चले जाएं। आपकी आंत की भित्तियों में केशिकाओं का पूरा जाल रहता है, रक्त केशिकाओं का पूरा जाल रहता है, और जब वहाँ पर भोजन पचित होकर सरल रूप में परिवर्तित हो जाता है, वहाँ उसके मॉलिक्यूल अधिक हो जाते हैं, तो रक्त केशिकाओं में भोजन के मॉलिक्यूल कम होते हैं, तो विसरण द्वारा वो भोजन के कण आपके आंत की रक्त केशिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रिया को आप कहते हैं अवशोषण। आंतों में अवशोषण सरफेस को बढ़ाने के लिए आप देखेंगे कि आंत में अंदर से फोल्डिंग्स होती हैं जिनको हम विलाइस कहते हैं, जो अवशोषण सरफेस को बढ़ा देता है। इस तरह से कम स्थान में अधिक से अधिक भोजन के अणुओं का अवशोषण हो जाता है। अवशोषण के उपरांत जब आपका भोजन रक्त में मिल जाता है तो रक्त के सहायता से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है, जहां पर उस भोजन का ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा उत्पन्न होती है। और प्रोटीन है तो उसका उपयोग ऊतकों के मरम्मत में होता है, और वसा है तो वो हमारे शरीर में फिक्स हो जाता है, हमारे शरीर में संचित हो जाता है, जो कभी जरूरत पड़ने पे संचित भोजन का रूप होता है वसा। जब अगर शरीर में भोजन की कमी होगी उस अवस्था में टूट के ऊर्जा देने के लिए वो संचित हो जाता है। इस प्रक्रिया को आप कहते हैं सौंगीकरण, कि अवशोषित भोजन का शरीर की वृद्धि और विकास में प्रयुक्त हो जाना, तो सौंगीकरण हो जाता है। और फाइनली जो अपचित भोजन होता है, ऐसा नहीं कितना भोजन आप किया सब फाइनल डाइजेस्ट ही हो जाता है, बहुत सा भोजन अपचित रह जाता है। तो अपचित भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है, बड़ी आंत में उसमें से अधिकांश जल का अवशोषण हो जाता है, और इस तरह से अर्धठोस अवस्था में भोजन आपके रेक्टम में मलाशय में जाकर इकट्ठा रहता है, और समय के साथ वो शरीर से बाहर उत्सर्जित बहिक्षेपित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को हम बहिक्षेपण या एजेशन कहते हैं। इस प्रकार के जंतुओं में पोषण की प्रक्रिया पूरी होती है। थैंक यू।